in the following atoms and molecules for the transition from n is equal to 2 to n is equal to 1. मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहे हैं, तो मिनिमम वेवलेंथ उसकी होगी जिसका जेड मैक्सिमम होगा, और जेड मैक्सिमम होगा आपका डबली आयनाइज लिथियम का, तो आंसर बनेगा डी। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। 2 से 1 में आना है तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब जेड जिसका सबसे ज़्यादा होगा वेवलेंथ उसकी सबसे कम होगी, तो आंसर क्या बनेगा आपका डी पार्ट। द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द रीजन। लाइमन सीरीज कहाँ किस में लाई करती है? तो जो पहली सीरीज है लाइमर सीरीज वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, दूसरी सीरीज बामर सीरीज जो होती है वो विजिबल में लाई करती है, उसके बाद अगली 3 सीरीज जो हैं वो इंफ्रारेड में लाई करती हैं। विच वन ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन द विजिबल रीजन? ऑब्वियसली बामर सीरीज। The ratio of the minimum to maximum wavelength of the radiation that an electron in the ground state can cause in a Bohr's hydrogen atom. The ratio of the minimum to maximum wavelength of the radiation that an electron in the ground state can cause. तो मैक्सिमम ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में तो आना ही आना है। तो मिनिमम वेवलेंथ कब होगी? जब मैक्सिमम एनर्जी होगी, यानी सीधे ये इन्फानाइट पे चला जाए या इन्फानाइट से आ जाए। ग्राउंड स्टेट में आना है, ग्राउंड स्टेट मेंशन की तो हमें वो कंसीडर करनी पड़ेगी, तो ध्यान से समझना है। ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1, तो मिनिमम वेवलेंथ तब होगी जब इन्फानाइट से 1 होगा, और मैक्सिमम वेवलेंथ तब होगी जब 2 से 1 होगा। तो पहले लैम्डा मिन निकालते हैं, तो लैम्डा मिन जो आएगा वो आपका आ जाएगा r टाइम्स 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो लैम्डा मिन जो मिल रहा है आपको वो 1/r के बराबर आ रहा है। लैम्डा मैक्स अगर निकालना होगा तो एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए, तब वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, और एनर्जी सबसे कम ग्राउंड स्टेट में अगर आना कंडीशन है तो 2 से 1 की होगी। तो ये आप 1 - 1/4 3r/4, तो इसको उल्टा करते हैं तो लैम्डा मैक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4/3r। ठीक, अब इनका रेशियो निकालेंगे, तो पहले लैम्डा मिन फिर लैम्डा मैक्स, तो ये है आपका 1/r और ये है आपका 4/3r, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा। if nu1 be the frequency of frequency of series limit of Lyman series limit मतलब आखिरी frequency, maximum frequency. nu2 is the frequency of the first line of Lyman series. nu3 is the frequency of series limit of Balmer series. बना लेते हैं, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे n इक्वल टू इन्फानाइट होगा। तो सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज ये हो जाएगी, इन्फानाइट से 1 में जंप करने की इसकी फ्रीक्वेंसी है nu1, और nu2 इज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो ये जो 2 से 1 की है फर्स्ट लाइन होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी nu2। और बामर सीरीज की सीरीज लिमिट ये 3 नहीं, ये इन्फानाइट है, इन्फानाइट है भाई, इन्फानाइट। और बामर सीरीज की जो सीरीज लिमिट है वो आपकी nu3 है, ये दिया है। सीरीज लिमिट का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए कहाँ से जंप कराना पड़ेगा? इन्फिनिटी से जंप कराना पड़ेगा, इन्फिनिटी से। अब आपसे इनमें कनेक्शन पूछ रहे हैं, तो आप एनर्जी का कनेक्शन पहले देखो। मुझे ऐसा लगता है ये nu3 की एनर्जी और nu2 की एनर्जी का सम nu1 की एनर्जी के बराबर है, बस खत्म हो गई बात। h nu3 प्लस h nu2 इज इक्वल टू h nu1, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन जो बनेगी आपकी, अगर nu3 लिखना चाहें तो nu3 इज इक्वल टू हो जाएगा nu1 माइनस nu2, so your answer will be A part. The energy level of hydrogen spectrum is shown in a figure. Then there are some transition A, B, C, D and E. The transitions A, B and C represents. तो A जो है वो है आपकी सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, B जो है वो है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, C जो है वो है सेकंड लाइन ऑफ
पाश्चन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। और ई जो है, ई और ई तो सेम ही, ये जो है वो भी है सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, तो ई भी क्या है, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, बस ई पूछा नहीं उन्होंने। और डी तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, तो वो तो एमिशन में आएगा नहीं। तो ए क्या बना, ए बना सीरीज लिमिट, बी है आपकी थर्ड लाइन ऑफ बाउमर सीरीज, सी है सेकेंड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। तो आप देख लेना कौन सा आंसर मैच कर रहा है। मुझे लगता है सी पार्ट आंसर मैच कर जाएगा। फिर उसी में कह रहे हैं इन द प्रीवियस फिगर डी एंड ई, डी तो जो है वो एब्जॉर्प्शन लाइन है, ठीक है, और ई जो है वो सीरीज लिमिट है। एब्जॉर्प्शन लाइन है जिस सीरीज की देख लेना, और ई जो है वो क्या है आपकी सीरीज लिमिट है। तो इसमें सीरीज लिमिट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। वेवलेंथ के टर्म्स में कह रहे हैं तो मिनिमम वेवलेंथ होगी वो, लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो इसमें देख लेना, अगर कोई आंसर मैच ना करे तो बना लेना फिर उस नया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, लाइमन सीरीज इज ए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम तो किसी का नहीं होता है। पाश्चन सीरीज इज ए लाइन स्पेक्ट्रम इन द इंफ्रारेड, लाइमन बामर पाश्चन, हाँ पाश्चन इंफ्रारेड में लाइन स्पेक्ट्रम होगा, ये सही है। बामर सीरीज जो है वो आपकी विजिबल में होता है लाइन स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रल सीरीज फार्मूला कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द रदरफोर्ड, नहीं स्पेक्ट्रल सीरीज फार्मूला तो बोहर्स मॉडल का आउटकम है, रदरफोर्ड मॉडल का आउटकम नहीं है। तो आंसर सिर्फ इसमें क्या बनेगा, बी पार्ट। Every series of hydrogen spectrum has an upper and lower limit in wavelength. The spectral series which has an upper limit of wavelength equal to this. तो upper limit wavelength ये मतलब maximum wavelength ये है, तो वो बनेगा r टाइम्स 1। अब ये कौन सी सीरीज होगी, तो पहले आपको ये देखना है ये कौन से रीजन में लाई कर रहा है। ये ना विजुअल में है ना अल्ट्रावायलेट में, ये लाई कर रहा है आपका इंफ्रारेड में। अब लाइमन और बायमर तो हो नहीं सकती, ए नहीं हो सकती, बी नहीं हो सकती। अब बचती है बस पाश्चन सीरीज और पी फंड सीरीज। तो पाश्चन सीरीज पहले ट्राई कर लेते। पाश्चन सीरीज के लिए कहीं से जंप करके 3 में आएगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ तब होगी जब वो 4 से जंप करके 3 में आएगा। तो जरा इसको आप एक बार ट्राई कर लेना, लगता है शायद ये आंसर मैच कर जाएगा। अगर नहीं मैच कर जाएगा तो पी फंड सीरीज का फिर ट्राई करना आप, ठीक है। लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड, तो पी फंड के लिए अगर आप फॉर्मूला बनाओगे लैम्डा मैक्स का, तो वो आपका आ जाएगा r टाइम्स 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। तो या तो ये आंसर मैच करेगा या ये आंसर मैच करेगा, तो इन दोनों में ट्राई करके देख लेना, जिसका मैच कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। अब इसमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 में रिलेशन पूछ रहे हैं, तो यहाँ से साफ समझ में आ रहा है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की एनर्जी का सम लैम्डा 3 की एनर्जी के बराबर है। तो लैम्डा 1 की एनर्जी क्या होगी, hc बाई लैम्डा 1, लैम्डा 2 की एनर्जी क्या होगी, hc बाई लैम्डा 2। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, hc बाई लैम्डा 3 के बराबर होगा। hc कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आंसर बनने वाला है, 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 3। तो एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो लैम्डा 3 जो है वो आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। एन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू द 2nd ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। रिडवर्क कांस्टेंट आपको दिया है सेंटीमीटर इनवर्स में, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं क्या होगी, ठीक। तो पहले वेवलेंथ ही निकाल लो, आर दिया है आपको 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। अब आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो जब वेवलेंथ आ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे आप, c बाई लैम्डा, ठीक। आर आपको दिया है सेंटीमीटर इनवर्स में, लेकिन उसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना ठीक रहेगा, तो 10⁻⁷ डालना। इसका फ़ायदा ये होगा कि वेवलेंथ सीधे सीधे यहाँ किस में निकल के आएगी, मीटर में निकल के आएगी। या इसी इक्वेशन में c से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, इधर और इधर, तो ये सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी में निकल आई आपकी, तो ये ज़्यादा ठीक है। तो कितना आंसर आने वाला है फ्रीक्वेंसी का, तो r कितना है 10⁻⁷, c कितना है 3 × 10⁸, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, माइनस 1/4 का स्क्वायर 1/16 होता है, तो ये 3/16 आ जाएगा यहाँ पे। तो 9/16 बनेगा, 9/16 × 10⁻15। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट।